वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज इन बाइनोमियल थ्योरम। इस लेक्चर में हम बाइनोमियल थ्योरम की मदद से एक्सपोनेंट्स ऑफ इर्राशनल नंबर्स को स्टडी करेंगे और केवल बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट पर्याप्त है। तो वो हम कई बार देख चुके हैं, इसलिए मैं रिकॉल नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो शुरू करने से पहले रिकॉल कर लेते हैं फ्लोर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को। तो गिवन सम रियल नंबर x वी डिफाइन द फ्लोर ऑफ x, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्लोर ऑफ x। कई लोग इसको ब्रैकेट ऑफ x भी बोलते हैं, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x भी बोलते हैं, पर मैं फ्लोर ऑफ x बोलूँगा। तो द फ्लोर वैल्यू ऑफ x और फ्लोर ऑफ x इज डिफाइंड एज, कुछ लिखने जा रहा हूँ जो हम समझेंगे, डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट, और लार्जेस्ट लिख देता हूँ, largest integer that is at most x। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि वो सारे इंटीजर्स कलेक्ट करें जो x से बड़े नहीं हैं, x के बराबर हो सकते हैं, x खुद भी एक इंटीजर हो सकता है। तो वो सारे इंटीजर्स जो x से बड़े नहीं हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा है वो है फ्लोर ऑफ x। फॉर्मल सेट थ्योरी की लैंग्वेज में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फ्लोर ऑफ x इज the maximum of all those integers जो कि x से बड़े नहीं हैं, the greatest integer or the largest integer that is at most x or less than equal to x। फिर से एक बार, वो सारे इंटीजर्स जो x से बड़े नहीं हैं उनमें से सबसे बड़ा, राइट उनमें से एक सबसे बड़ा होगा। ये जो सेट है ये अनबाउंडेड नहीं हो सकता, मतलब कि इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो सबसे बड़ा है। स्पष्ट सी बात है, थोड़ा इस पर विचार करेंगे समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो द फ्लोर वैल्यू ऑफ 2.4, तो वो सारे इंटीजर्स जो कि 2.4 से बड़े नहीं हैं वो कौन से हैं? एक तो 2 ही है, दिमाग में आ रहा है। 2 से बड़ा अगर कोई भी इंटीजर लेते हैं तो वो 2.4 से बड़ा हो जाएगा। तो कम से कम वो सारे इंटीजर्स जो कि 2.4 से बड़े नहीं हैं, उस लिस्ट में 2 शामिल है, 1 है, 0 है, -1 एंड सो ऑन। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? इनमें से है सबसे बड़ा 2। सो देयरफॉर द फ्लोर वैल्यू ऑफ 2.4 इज इक्वल टू 2। अब इस पे आते हैं, फ्लोर ऑफ -1.3, तो वो सारे इंटीजर्स कौन से हैं जो कि -1.3 से बड़े नहीं हैं, राइट तो फॉर एग्जांपल -1 इससे बड़ा है। व्हाट अबाउट -2? -2 इससे बड़ा नहीं है, -3 फिर इससे बड़ा सर्टेनली नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये एग्जैक्टली वो इंटीजर्स हैं जो इससे बड़े नहीं हैं, इसलिए इनमें से जो सबसे बड़ा है वो है -2। सो दिस इज -2, करेक्ट। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि ये फ्लोर फंक्शन क्या होता है, फ्लोर वैल्यू ऑफ रियल नंबर क्या होती है। इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बना रखा है, लेबल कर देता हूँ। सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, राइट, जिसमें कि ये है 2 को करस्पॉन्ड करता है, ये है 3 को करस्पॉन्ड करता है, एंड सो ऑन। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे -1, जो लिखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि फिगर बहुत छोटा है। ओके, सो ये क्या ग्राफ, ये क्या बोलना चाह रहा है कि मान लेते हैं मैंने यहाँ पे कोई इंटीजर उठाया जो कि यहाँ पे कोई रियल नंबर उठाया जो कि 0 और 1 के बीच में है। तो उसकी फ्लोर वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, ये फ्लोर फंक्शन का ही ग्राफ है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ वो फ्लोर वैल्यू क्या है? 0, राइट। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एनी पॉइंट बिटवीन 0 एंड 1 इज़ 0। और वो सही बात है क्योंकि वो सारे इंटीजर्स कौन से हैं जो इससे बड़े नहीं हैं। यहाँ पे अगर मैंने कुछ ले लिया, वो सारे इंटीजर्स जो इससे बड़े नहीं हैं वो कौन से हैं? 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, और उनमें से सबसे बड़ा है 0, राइट। तो जो फ्लोर फंक्शन है वो यहाँ तक पूरा कांस्टेंट है, 1 से जब तक छोटे हैं और 0 से बड़े या 0 के बराबर हैं तब तक तो ये कांस्टेंट है। पर जैसे ही 1 लिया
व्हाट इज़ द फ्लोर वैल्यू ऑफ 1? वो सारे इंटीजर्स जो 1 से बड़े नहीं हैं वो कौन से हैं? 1, 0, -1 एंड सो ऑन, और इनमें से सबसे बड़ा है 1. तो फ्लोर वैल्यू ऑफ 1 इज़ 1, तो सडनली ये जंप हो गया. यहाँ तक कांस्टेंट था, सडनली जंप हो गया. सिमिलरली जैसे ही 2 पे आएंगे फिर एक जंप होगा, 3 पे आएंगे फिर एक जंप होगा एंड सो ऑन. तो ये फंक्शन में डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हैं, ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है. वट एवर कंटिन्यूस फंक्शन मीन्स, हम यहाँ पे कैलकुलस या लिमिट्स की चर्चा नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी कंटिन्यूटी का हमारे पास एक इंट्यूटिव आइडिया तो है ही. ऑल राइट, सो सिमिलरली ऑन द लेफ्ट साइड, तो ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्लोर फंक्शन का ग्राफ है. नहीं अगर बात स्पष्ट हो रही तो रुक के विचार करें, हो जाएगी, बहुत सरल सी बात है. तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख देता हूँ कि द फ्लोर ऑफ एनी इंटीजर इज इक्वल टू दैट इंटीजर. ओके ग्रेट. सिमिलरली एक फंक्शन होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. तो कोई भी रियल नंबर x है, द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज डिफाइंड एज, एक तरीका तो है इसे डिफाइन करने का कि यू टेक x एंड सबट्रैक्ट द फ्लोर वैल्यू. ठीक है, तो आइडिया ये है कि x में कुछ इंटीग्रल पार्ट था, इसको इंटीग्रल पार्ट ऑफ x भी बोलते हैं. इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x. तो x कोई रियल नंबर है, उसमें से आप जितना उसका इंटीजर उसमें से निकाल सकते हैं, जो निकालने के बाद जो बचा रह जाता है वो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. एक तरह से ये रिमाइंडर है कि जितने आप इंटीजर्स उसमें से निचोड़ सकते थे वो निचोड़ लिए, जो बचा रह गया वो फ्रैक्शनल पार्ट है. ठीक है, तो डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस थिंग इज by definition 2.4 minus floor value of 2.4, which is 2.4 minus 2, which is 0.4. राइट, एंड अगर मैं आपसे बोलूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.4 क्या होगा, अगर मैं कुछ भी डिफाइन भी नहीं करता तो शायद आप यही बोलते, दिस इज काइंड ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, जो कि नॉन इंटीग्रल बचा कुचा जो है वो ये है. व्हाट अबाउट दिस गाय? दिस इज इक्वल टू minus 1.3 minus the floor value of minus 1.3, which is minus 2, which is minus 1.3 plus 2, so that is 0.7. ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव इंडेक्स, आई मीन नेगेटिव वैल्यू, बट हो कुछ नहीं रहा है. यहाँ पे 0 है, यहाँ 1, यहाँ -2, तो -1.3 समवेयर यहाँ पे है. तो दिस इज सॉर्ट ऑफ द इंटीग्रल पार्ट, सॉर्ट ऑफ नहीं, यही है उसका इंटीग्रल पार्ट, और ये बचा कुचा पार्ट. ठीक है, तो एनीवे, सो दैट्स द फ्रैक्शनल पार्ट, और उसका भी ग्राफ देख लेते हैं. ये है उसका ग्राफ. तो अगर हम 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, वही जो वैल्यू है, राइट, वो है ही है बचा कुचा. 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर तो होता नहीं है, राइट. सो और वो चीज़ बस आगे रिपीट होती जाती है. तो इस पे थोड़ा विचार कर लें कि ग्राफ ऐसा दिखेगा. मैं बस लेबल कर देता हूँ. ठीक है, तो ये हो गया उसका ग्राफ. वाई एक्सेस पे ये 1 है. मुझे यहाँ पे भी लेबल कर देना चाहिए था, वाई एक्सेस कर देता हूँ अभी. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. ऑल राइट, तो अब ये एक नंबर है जिसकी पावर n करी, n कोई नेचुरल नंबर है, तो हमें वो इस फॉर्म का मिला n+f, वेयर f इज़ गिवन टू बी इन दिस रेंज. कहने का मतलब बस यही है कि दिस इज़ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट नंबर. या तो हाँ, ये भी दिया हुआ है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है. तो अगर दिस थिंग इज़ सम पॉजिटिव इंटीजर प्लस समथिंग बिटवीन 0 and 1, तो ये बस एक तरीका है ये कहने का कि दिस इज़ द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस नंबर एंड दिस इज़ द फ्लोर वैल्यू ऑफ दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट नंबर. ठीक है, बस उस चीज़ को लिखने का एक तरीका है. ऑल राइट, सो देन
पूछा गया है क्या n एक ऑड इंटीजर है या इवन इंटीजर है। ओके, तो इसमें एक अच्छी ट्रिक है, वही बस सीखने वाली चीज़ है यहाँ पे। एकदम ये ऑब्वियस नहीं है यहाँ से ये कि कैसे इसको करेंगे, पर एक ट्रिक है जिससे हो जाता है, और ये नंबर्स भी ऐसे ही हैं कि वो ट्रिक लग जाएगी। तो हियर इज़ द थिंग, तो पहले हम इसको अल्फ़ा बोल देते हैं 9 प्लस रूट 80 को, और एक नंबर डिफाइन करते हैं बीटा एज 9 माइनस रूट 80, विच नोट दैट इज़ नथिंग बट रूट 81 माइनस रूट 80। देयरफॉर ये एक छोटा सा कोई नंबर है, एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर है, 0 और 1 के बीच में कुछ है ये। ओके, और हियर इज़ द ट्रिक, जो कि ध्यान देने वाली बात है, कि अगर हम ये कंसिडर करें, तो क्लेम है कि ये एक इंटीजर आएगा। सो लिख देता हूँ, वी क्लेम ये एक बार इंटीजर आ गया, उससे क्या हेल्प मिलेगी वो भी हम बात करेंगे, पर एक बार इसको समझते हैं कि क्यों ये एक इंटीजर है, और यहाँ पे हम बाइनोमियल थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो व्हाट इज़ दिस सम, प्रूफ ऑफ क्लेम। सो दिस सम बाय द बाइनोमियल थ्योरम इज इक्वल टू, ये तो अल्फा टू द पावर n हो गया, इसी तरह से बीटा टू द पावर n इज दिस सम। करेक्ट, कॉमन निकाल लेते हैं। राइट, दिस थिंग इज क्लियरली इक्वल टू दैट। ओके, तो अब जब भी n माइनस के ऑड होगा ये चीज़ 0 हो जाएगी, और जब भी n माइनस के इवन होगा ये तो 2 बन जाएगा, पर इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ एक इंटीजर है। जब n माइनस के ऑड है तब ये कोई इरेशनल नंबर है, पर जब n माइनस के इवन है, बिकॉज ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को अगर किसी इवन पावर पे रेज कर देंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। राइट, तो जब भी n माइनस के इवन है ये चीज़ एक इंटीजर बन जाएगी, और उस केस में ये वैनिश नहीं हो रहा है, ये हमको 2 दे दे रहा है। और जब भी ये ऑड है, जो कि प्रॉब्लमेटिक वाला पार्ट था, जब ये एक इरेशनल नंबर बन गया था, उस केस में लकीली ये चीज़ हमें 0 दे दे रही है। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ये कुछ नहीं है, केवल उन के पे अगर सम करें तो समेशन ओवर विच के सच दैट, जब कोलन लिखा जाता है तो उसको हम पढ़ते हैं सच दैट, सो समेशन ओवर दोज के वेयर सबसे पहले तो के की रेंज ये होनी चाहिए, और दूसरा कि n माइनस के इवन होना चाहिए, क्योंकि बाकी के टर्म्स तो 0 हो जाएंगे। जब n माइनस के ऑड है तो ये तो 0 दे देगा टर्म, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देयरफॉर हम केवल इतने पे ही सम करेंगे और हमें मिलेगा ये नंबर टाइम्स 2। राइट, बिकॉज n माइनस के इवन होने पे ये 2 हो गया। इस चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया, जो कि एक इंटीजर है, क्योंकि n माइनस के इवन है तो ये एक इंटीजर है, देयरफॉर ये भी एक इंटीजर है। तो ये पूरी चीज़ एक इंटीजर है, और अगर हम इंटीजर्स को सम करते हैं तो हमें एक इंटीजर मिलता है। तो ये क्लेम प्रूव हो गया कि दिस इज़ एन इंटीजर। नाउ हियर इज़ द मेन पॉइंट कि देयरफॉर अल्फा टू द पावर n इज़ सम इंटीजर, जिसको मैं i लिख देता हूँ, i माइनस बीटा टू द पावर n। अब हुआ क्या, बीटा टू द पावर n इज़ अ वेरी स्मॉल नंबर, क्योंकि बीटा खुद एक स्मॉल नंबर है बिटवीन 0 एंड 1। उसको अगर और पावर रेज करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। राइट, कोई भी छोटा नंबर ले लेते हैं, जैसे 0.1, इसका स्क्वायर करने पे हमें और छोटा एक नंबर मिलता है, उसको फर्दर पावर अगर रेज करेंगे तो और छोटा नंबर मिलता जाएगा। तो अगर 0 और 1 के बीच में कोई नंबर है और उसको हम एक्सपोनेंशिएट करते जाते हैं तो हमें और छोटे नंबर्स मिलते जाते हैं। तो सॉरी, ये बीटा टू दी n था, तो ये बहुत छोटा सा कोई नंबर है। राइट, देयरफॉर वी कैन राइट अल्फा टू द पावर n एज, छोटा सा एडजस्टमेंट, एज दिस। बीटा टू द पावर n एक छोटा सा पॉजिटिव नंबर है,
तो ये जो चीज़ है ज़ीरो और 1 के बीच में कुछ है, एक पॉजिटिव नंबर 0 और 1 के बीच में, और ये कोई इंटीजर. So therefore the floor value of alpha to the power n, which is nothing but this thing, तो इससे हमें कंक्लूजन जो हमने ड्रॉ किया वो ये कि जो फ्लोर वैल्यू है ऑफ अल्फा टू द पावर n, which is nothing but the floor value of 9 plus root 80 to the power n, which is nothing but capital N in the notation of the question, this is equal to I minus 1. और I क्या है? I ये चीज़ है. ओके हमसे पूछा क्या गया है कि ये इवन है कि ऑड है, विच इज़ द सेम क्वेश्चन एज कि ये इवन है कि ऑड है. अगर ये इवन है तो ये ऑड हो जाएगा, अगर ये ऑड है तो ये इवन हो जाएगा. तो अब आई इवन है कि ऑड है ये कैसे पता करें? वेल आई का एक्सप्रेशन क्या है? यही तो आई है. नाउ आई इज सम ऑफ इवन नंबर्स. हर ये नंबर इवन है क्योंकि यहाँ पे एक 2 दिख रहा है, करेक्ट? तो ये एक इवन नंबर है. देयरफॉर आई भी एक इवन नंबर है क्योंकि हर एक के लिए ये एक इवन नंबर है, तो ये पूरी चीज़ इवन है. तो आई इवन है एंड देयरफॉर एन ऑड है. तो आंसर है कि एन ऑड. तो ये बात समझनी ज़रूरी है कि क्यों फ्लोर वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर एन इज इक्वल टू आई माइनस 1. अल्फा टू द पावर एन इज सम इंटीजर प्लस समथिंग बिटवीन 0 and 1 एंड देयरफॉर दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट, दिस इज द फ्लोर वैल्यू, राइट? तो जस्ट ये वेरीफाई कर लीजिए. मैं भी साइड में एक बार लिख देता हूँ ये कि इफ़ फॉर सम रियल नंबर x वी हैव x इज इक्वल टू सम इंटीजर प्लस some real number f such that I is an integer and f is in this range, then floor of x is I and the fractional part of x is f. सिंपल सी बात है, इस पे विचार कर लें, समझ में आ जाएगा. ठीक है, ये यूज़ किया है to deduce that the floor value of alpha to the power n is I minus 1 and that's it. That's the whole reasoning to show that n is odd. Okay, so let's proceed. Okay, एक और illustration. तो इस बार हमें दिया हुआ है कि गामा is this number और हमको ये product बताना है, गामा multiplied by its fractional part. ठीक है, तो इसमें भी वैसी ही एक ट्रिक हम यूज़ करेंगे जैसे पिछले वाले इलस्ट्रेशन में किया. सो डिफाइन अल्फ़ा एज दिस नंबर 6√6 प्लस 14 एंड बीटा एज 6√6 माइनस 14. ओके, या बेटर येट इसको ऐसे लिख लेते हैं 14 प्लस 6√6 या वैसे ही रहने दो, कोई बात नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता. एंड बीटा इज 6√6 माइनस 14. ओके, सो नोट दैट अगेन, ये इजीली वेरीफाई हो जाएगा कि 0 और 1 के बीच में बीटा है. जस्ट वेरीफाई. ऑल राइट, एंड दिस टाइम अगेन हमें एक हैंडल चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ गामा पे. तो फिर से वैसी ही ट्रिक हम यूज़ करेंगे, पर इस बार हम अगर ऐड करेंगे इनको, लेट्स से m इज़ 2n + 1 फॉर कन्वीनियंस. अगर इस बार हम इन्हें ऐड करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करके होगा. तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? समेशन जस्ट बाय बायनोमियल थ्योरम राइट. ये अल्फ़ा टू दी m का एक्सपेंशन और ये हो गया बीटा टू दी m का एक्सपेंशन. करेक्ट. फिर कॉमन निकाल लेंगे. राइट. नाउ
m इज़ 2n+1, तो वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ग्रेट। नाउ ये जो टर्म है ये कब ज़ीरो है और कब 2 है? वेल, जब ये चीज़ इवन हो जाएगी तो ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। यानी कि जब ये चीज़ ऑड होगी तो ये चीज़ इवन होगी, तो ये चीज़ ज़ीरो होगी, और जब ये चीज़ इवन होगी तो ये चीज़ ऑड होगी, तो ये चीज़ 2 हो जाएगी। करेक्ट? तो ऑड वाले के लिए तो ये सर्वाइव करेगा और 2 दे देगा, अदरवाइज 0। तो जो इवन केस हैं उनके थ्रू हमें रन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग ये जो टर्म है वो 0 है। तो दिस थिंग इज़ नथिंग बट summation k such that k is in this range and k is even, राइट। √6 को ऐसे लिख दिया, और ये एक इंटीजर है बिकॉज k इवन के लिए ही हम समेशन कर रहे हैं। तो ये पूरी चीज़ इंटीजर, और इसके बाद जो लिखेंगे वो सब भी इंटीजर ही है, राइट। और ये चीज़ 2 है फॉर इवन k। Great. So this difference is equal to this horrible summation, which is an even integer. This is twice of something. So I can write alpha to the m, which is alpha to the 2n+1, is equal to beta to the 2n+1, or rather let me write it as twice of an integer. या just इसको I लिख देता हूँ। ये जो पूरी चीज़ है ये I है, तो alpha to the power 2n+1 is I plus beta to the power 2n+1, right, which implies that gamma is some integer plus beta to the power 2n+1, and therefore crucially the fractional part of gamma is beta to the power 2n+1, जैसा कि पिछले इलस्ट्रेशन में भी देखा था। क्योंकि बीटा 0 और 1 के बीच में है, बीटा टू द पावर 2n+1 भी 0 और 1 के बीच में है, आई एक इंटीजर है, एंड देयरफॉर द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ गामा इज़ दैट थिंग। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ गामा हमें मिल गया, और अब हम इस प्रोडक्ट की बात कर सकते हैं। तो गामा टाइम्स देयरफॉर गामा टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ गामा इज़ नथिंग बट अल्फा टू द पावर 2n+1 टाइम्स बीटा टू द पावर 2n+1, which is 6√6 plus 14 to the power 2n+1 times 6√6 minus 14 to the power 2n+1। पर जगह थोड़ी कम है, तो ये 2n+1 को मैं एक बाहर निकाल लेता हूँ यहीं पे। करेक्ट? बट अंदर क्या लिखा हुआ है? अंदर कुछ नहीं है, अंदर लिखा हुआ है 6 स्क्वायर इंटू 6 minus 14 square, just verify, which is 216 minus 14 square is 196 to the power 2n+1. So this is some even integer to the power 2n+1, and therefore it is an even integer. But let's calculate. So this is equal to what? This is equal to 20, right? This thing is 20. So this thing is 20 to the power, what we see is that this thing is equal to 20 to the power 2n+1. So that thing is option A, and it is also an even integer. दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट, इसमें हमें पूछा गया है कि ये जो या n एक पॉजिटिव इंटीजर है, और ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? रैशनल है, क्या ये इरैशनल है, क्या ऑड है, क्या इवन है? ओके, तो लेट्स सी बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करके क्या होता है। राइट, सो लेट्स जस्ट अप्लाई द बाइनोमियल एक्सपेंशन। करेक्ट, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो फिर से कॉमन निकालते हैं। राइट,
और अब ये इवन के लिए 0 दे देगा, ऑड के लिए 2 दे देगा। तो दिस इज इक्वल टू समेशन के सच दैट के इज़ इन दिस रेंज 0 से 2n, और यहाँ पे के ऑड, केवल उतने पे ही ये समेशन रन कराना है, 2n चूज़ के √3 टू दी पावर k टाइम्स 2। तो ये जो चीज़ है जो हमसे पूछी गई थी वो इसके बराबर है। अब k ऑड है अगर, तो √3 टू दी पावर k कोई रैशनल नंबर नहीं है, तो उसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू √3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1/√3 टाइम्स ये पूरी चीज़, पर यहाँ पे एक +1 करना पड़ेगा। होपफुली क्लियर होगा क्या किया, बस इसमें ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं, और ये √3 यहाँ पे एब्जॉर्ब करके ऐसे लिख दिया। ओके, वेरी सिंपल। बट अब ये एक इंटीजर है, क्योंकि अगर k ऑड है तो k + 1 इवन है, एंड देयरफॉर दिस इज एन इंटीजर। सो दिस इज 1/√3 टाइम्स सम इंटीजर, राइट। और ये एक नॉन ज़ीरो इंटीजर है। ये नॉन ज़ीरो इंटीजर इसलिए है क्योंकि अगर ये 0 होता तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, पर ये चीज़ 0 है नहीं, ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं हैं। तो सो दिस इज़ अ नॉन ज़ीरो थिंग विच इज़ एन इंटीजर डिवाइडेड बाय √3। सो दिस इज़ इर्रेशनल, दिस इज़ इर्रेशनल, राइट। तो ऑप्शन बी तो करेक्ट हो गया। और अगर इर्रेशनल है तो ना ये ऑड इंटीजर हो सकता है, ना इवन इंटीजर हो सकता है, और ना ही ये रैशनल हो सकता है। तो ऑप्शन बी इज़ दी ओनली करेक्ट ऑप्शन। ओके,